Acha ji, so we start off with question 158 today. Figure 7.1 shows a compass needle near a bar magnet. Magnetic poles are shown on the compass needle and on the magnet. Say yeah. So finger stops the compass needle from turning. Alright. The magnet causes a force on the south pole of the compass needle. Figure 7.1, draw an arrow from the south pole of the compass needle to show the direction of this force. तो ये फोर्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए? हमें कैसे पता लगेगा कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? हाउ डू वी फिगर आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स? टुवर्ड्स नॉर्थ होगा. Yes or no? So yes, but in this case no. It's not necessarily because it's towards the north. मैग्नेटिक फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए. तो अब ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह की होती है? व्हाट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ऑलराइट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. सो बीइंग एबल टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, very very important. So you have curved line going from here all the way till south like this. ठीक है? This right here is what your magnetic field is going to look like. So ये इस तरह से आपकी magnetic field दिखेगी. So it goes from north, ठीक है, and it goes towards the south. Alright, so your magnetic field starts at the north, goes around the magnet and ends up at the south. Alright, so it goes away from the north and towards the south. बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से आप इसको याद रख सकते हैं. बट खैर, कंपस और मैग्नेटिक फील्ड का क्या ताल्लुक है? What's the relation between the compass and the magnetic field? The magnetic field, or the compass rather, will always point in the direction of the magnetic field. The compass's north will always point in the direction of the magnetic field. The compass's north हमेशा कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. बेटा नॉर्थ नॉर्थ कहना बंद करो. इट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. ऑलराइट, सो द नॉर्थ इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट. द फोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. ऑलराइट, सो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द कंपस टू शो द डायरेक्शन. अब अगर नॉर्थ जो है वो लेफ्ट पर होगा तो साउथ कहाँ पर होना चाहिए? राइट पे होना चाहिए. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? सो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द कंपस नीडल टू शो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. तो वी हैव ड्रॉन दैट एरो. ऑलराइट, एक्सप्लेन व्हाई द कंपस नीडल टर्न्स व्हेन द फिंगर इज रिमूव्ड. So इसके बहुत सारे मेरे ख्याल में acceptable answers हो सकते हैं, because when you move the finger your compass will align with the direction of the magnetic field. सही है? या the compass needle is free to move and it will always align in the direction of the magnetic field. सही है? तो you are going to say the compass needle is now free to move and will align itself with the magnetic field of the bar magnet. हाँ, वापस बोलो बेटा. अच्छा नहीं, is free to move. The compass needle is free to move and will align itself with the magnetic field. All right. इसके हम लोग एक बार मार्किंग स्कीम खोल के भी चेक कर लेते हैं.
अच्छा जी चलें खैर in the meanwhile let's move on. A compass is used to plot the magnetic field lines of the magnet. Describe how the compass is used to plot the magnetic field lines on a piece of paper. सही है, तो पूरी आपके नोट्स के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि हाउ कैन यू यूज़ अ कंपस. ऑलराइट, तो वेरी सिंपल. लेट्स से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ. यू डोंट नेसेसरली हैव टू ड्रॉ इट, बट आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव a north pole and a south pole and you want to start drawing the magnetic field lines. तो आप नॉर्थ के पास जो है वो रखोगे कंपस. नॉर्थ के पास कंपस रखा, आपने ये देखा कि भाई नॉर्थ किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. कूल. यू पुट अनदर कंपस राइट इन फ्रंट ऑफ इट. सही है, यू पुट अनदर कंपस राइट इन फ्रंट ऑफ इट. अब नॉर्थ किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है. यू पुट अनदर कंपस इन फ्रंट ऑफ इट एंड इस तरह से अब आप कंपस जो है वो डालते रहोगे इसके सामने. एंड दिस राइट हियर इज गोइंग टू कीप पॉइंटिंग टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और फिर ये आपको पूरा जो है वो घुमा के वापस साउथ ले आएगा. दैट्स एसेंशियली व्हाट यू आर गोइंग टू बी डूइंग. तो ये नीड अराउंड एक कंपस से भी काम चल जाएगा, बट एक कंपस से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो यू रादर गेट टू कंपसेस. All right, so you write your exact requirements. So we need two compasses, ठीक है. Even though we can work with one, but it is better to have two compasses. आप north पे एक compass रखेंगे. You'll put a point or you'll mark the point where your north is pointing. ठीक है. उसके आगे एक और compass रखेंगे. You'll again mark the north where the compass is pointing. सही है. फिर उसके आगे पीछे वाला कंपस ले आएंगे. यूल अगेन मार्क द पॉइंट वेयर द कंपस इज पॉइंटिंग एंड फिर इस तरह से आपके पास एक डॉटेड लाइन बन जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन स्टार्ट एट वेरियस डिफरेंट प्लेसेस एंड गेट कि उस जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा या उस जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ऑलराइट, सो प्लेस ए कंपस on the north pole. Make a mark where the compass north is pointing. सही है. सो प्लेस अ कंपस ऑन नॉर्थ पोल. मेक अ मार्क वेयर द कंपस इज नॉर्थ इज पॉइंटिंग. जहाँ पे कंपस का नॉर्थ पॉइंट कर रहा होगा वहाँ पे हमें क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, कोई किसी किस्म का मार्क लगा देंगे. प्लेस द कंपस, प्लेस अनदर, लेट्स जस्ट से अनदर. कंपस at the point, mark another point where the second compass is north is pointing. सही है बेटा, आप लोगों को लिखने की इनविटेशन देनी पड़ेगी.
लाइक सीरियसली यू स्टिल डोंट रियलाइज कि अगर क्लास में काम चल रहा है तो आपने वो लिखना भी है. And then you repeat the process. Repeat the process till you reach south. All right. So this right here is 150. Page number कौन सा था? 158 था, right? Horizontal arrow to the right was the first one. So yeah, we've got that right. ठीक है. Then force resultant moment causes the force is not at pivot. ठीक है, तो हमने बोला कि भाई the compass is free to move. Essentially, rather than move, we should use the term rotate over here. सही है? Rotate would be the better term to here. So yeah, so the compass needle is free to rotate and will align itself with the magnetic field. सही है? अच्छा, मार्क में so part B जो compass से magnetic field वाला जो आंसर है वो उसके आपके 3 मार्क्स हैं. एंड वो 3 मार्क्स कौन कौन से पॉइंट्स पे मिल रहे हैं? मार्क मेड एट वन एंड पोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंपास ऑन पेपर. Move compass so that the end of the compass is on mark and remark. Join marks as compass moved in the same way to draw line. Right? That's what we have over here. हमने अभी इसको complete नहीं किया. So we repeat the process till you reach the south pole and then join all the points to make the magnetic field lines. सही है जी. So this right here is going to be the answer. Place a compass on the north pole. Make a mark where the compass is north is pointing. Place another compass at the point. Mark another point where the second compass is north is pointing. अब जैसे यहाँ पे मार्किंग स्कीम कह रही है कि you'll move the compass to the point जो आपने मार्क किया है. That's fine. You place another compass over there. That's fine. Doesn't really matter. Repeat the process till you reach the south pole. Of course, join all the points to make the magnetic field line. ये marks बनाने का point क्या होगा कि फिर आप सारे points अब आप south pole तक पहुँच गए तो you are going to take away the compass and then you are going to create a line or join all the points and you'll get your magnetic field line. Different points से start करेंगे तो हमारे पास different magnetic field lines आती रहेंगी. All right, is that clear to everyone? अच्छा जी, so this right here was page number 150, question number 158. All right, question number 159. Question number 159 says a student sets up a circuit shown in figure 11.1. R is a fixed resistor in the circuit. The filament lamp is marked 12 volts, 0.25 amperes. Filament lamp is marked 12 volts and 0.25 amperes. The circuit is used to produce a current voltage graph for the filament lamp. The ammeter and the voltmeter are not shown. To obtain the readings, the student changes the position of the movable contact. ठीक है. On figure 11.1, draw the symbols for the ammeter and a voltmeter in the correct position. So, can someone tell me कि ammeter की position, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा. Ammeter की position क्या होनी चाहिए? नहीं. I'm not talking about कि exactly मुझे कहाँ पे बनाना है. Generally ammeter जो है वो कैसे connect करते हैं circuit के अंदर? हमारे पास कौन से 2 टाइप के circuits होते हैं? कौन से combinations होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल. सो एमीटर जो है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? सीरीज में होता है. जबकि वोल्ट मीटर जो है वो क्या होता है? दैट्स इन पैरेलल. ऑलराइट, सो नाउ आई वांट द करंट और द एमीटर रादर टू बी इन सीरीज विद द बल्ब. ठीक है, सो ये एमीटर आ जाएगा यहाँ पे सीरीज में, यहाँ पर एमीटर आ गया. एंड यू वांट द वोल्ट मीटर टू बी इन पैरेलल. पैरेलल का मतलब ये है आप
You can either draw it over here. ये फिलामेंट लैम्प के साथ पैरेलल में आ गया. You can draw it somewhere over here. ये भी पैरेलल पोजीशन होगी. ऑलराइट. तो खैर एनी हाउ यहाँ पे जो मेन सर्किट बॉडी है यहाँ पे कहीं पे भी आप यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज़ इट ओवर हियर. वेल रादर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ इट ओवर हियर एज वेल. सॉरी माय बैड. कर सकते हैं आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हो इसको. सो यू मे वांट टू पुट इट ओवर हियर, क्योंकि जो 50 ओम के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा, बिकॉज वो लैंप के साथ पैरेलल में है, तो लैंप के अक्रॉस पे एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल होना चाहिए. तो बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि द बेस्ट पोजीशन और द बेस्ट वे टू मार्क दैट आउट वुड बी कि आप वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पर लगाएं. दिस राइट हियर वुड बी द बेस्ट पोजीशन. सही. ये कहानी क्लियर है सबको? ऑल राइट. ओके. एक्सप्लेन व्हाई इज इट सेंसिबल टू इंक्लूड द रेजिस्टर आर इन दिस सर्किट. आर जो है वो क्यों यूज करना है भाई? नहीं, आर का कॉन्टैक्ट मूवेबल थोड़ी है. आर जो है वो क्या है? इट्स अ सिंपल रेजिस्टर. ठीक है. तो वाई डू वी वांट टू यूज आर? उसका सिंपल सा रीजन है बेटा, अगर आर यूज नहीं करोगे तो बल्ब को 18 के 18 वोल्ट्स मिल जाएंगे. एंड अगर बल्ब को 18 के 18 वोल्ट्स मिल जाएंगे, बूम, बल्ब फट जाएगा. बिकॉज इट्स रेटेड एट 12 वोल्ट्स, वी नीड टू गिव इट 12 वोल्ट्स. अगर वी गिव इट मोर देन 12 वोल्ट्स तो इवेंचुअली क्या होगा? आफ्टर अ वाइल वो बल्ब फट भी सकता है, उसका फिलामेंट जल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. बल्ब इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड. सही है ना? सिंपल आंसर वुड बी दैट द बल्ब इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड. So ammeter, voltmeter, ammeter in series, voltmeter in parallel. R limits or reduces the current voltage, otherwise lamp blows. Right? ठीक है. So again, कितने मार्क का है ये? 2 मार्क का है. सही. Explain why is it sensible. आप रेटिंग के साथ लिख सकते हो. एक मार्किंग स्कीम ने रेटिंग के साथ मेंशन नहीं किया, बट यू कैन एक्सप्लेन कि भाई बिकॉज द रेटिंग इज एट 12 वोल्ट, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन अगर हम आर यूज नहीं करेंगे? करंट बहुत ज़्यादा होगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा. व्हाट्स गोइंग टू हैपन? द बल्ब इज गोइंग टू गेट डैमेज्ड. ऑलराइट. सो आर reduces the 18 volt EMF from the battery and reduces current if only lamp is used. Without R it can blow or become damaged. Always remember कि आपके पास जब क्वेश्चन हो और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो you always have its marking scheme with you. तकरीबन 2002 से लेकर 2015 के क्वेश्चंस आपने इसी तरह से सॉल्व करना है. 2016 एंड ऑनवर्ड्स के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने बैठना नहीं. ठीक है. आपके किसी मॉक में नहीं आएंगे, आपके किसी मिड टर्म में नहीं आएंगे, कहीं पे भी 2016 ऑनवर्ड्स का कोई भी सवाल नहीं आएगा. 2016 ऑनवर्ड्स के जो 7 साल के पेपर्स हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, दैट्स 7 years. राइट. फरवरी के अंदर जब हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब हम मॉक्स की तरह ये 7 साल के पेपर्स करेंगे एक साथ. मतलब हर क्लास के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दूंगा कि यार ये साल का ये वाला पेपर आप करके लाएं, ये साल का ये वाला पेपर आप करके लाएं, और फिर क्लास में बैठ के जिसके जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, जिसका जो जो गलत होगा वो बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सही है. बट 2016 ऑनवर्ड्स कोई भी पेपर जो है वो उसका कोई भी सवाल रीड एंड राइट के अंदर है तो आप वो सॉल्व नहीं करना. सही है.
वो चीज़ पेपर्स में, किसी भी पेपर्स में नहीं आएगी. डोंट थिंक. खैर मैं पेपर्स जो है वो पास पेपर्स से नहीं बनाता हूँ इतना इतना कोई ख़ास. और अगर पास पेपर्स का कोई सवाल डालता भी हूँ तो वो इतना चेंज कर देता हूँ कि फिर वो पास पेपर का सवाल रहता नहीं है. ऑल राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ 2016 ऑनवर्ड्स कोई भी सवाल जो है वो आपके किसी भी पेपर में नहीं आएगा. सो डोंट वरी अबाउट कि मैं मना कर रहा हूँ. क्यों? ताकि मैं वो पेपर जो है वो आपको मिड टर्म्स या मॉक्स में दे सकूँ. द पेपर दैट यू गोना गेट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स. ठीक है, हो सकता है पास्ट पेपर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जाहिर सी बात है उसके अंदर होंगे, बट वो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से चेंज्ड होंगे. सही है, तो उतना वो ख़ास फ़ायदा नहीं होगा. बट वो 2016 से लेकर 2022 के पेपर्स हमें क्यों चाहिए? ताकि हम एंड में पूरे सिलेबस की तैयारी जब कर रहे हो, पूरा रिविजन जब एक साथ कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें हेल्प मिल जाए. सो प्लीज़ डोंट डू एनी क्वेश्चंस आफ्टर 2016. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? वो हम लोग यहाँ पे क्लास के अंदर करेंगे. ऑन फिगर 11.2 स्केच द वोल्टेज एंड द करंट ग्राफ फॉर द लैम्प. क्या होना चाहिए आपका? करंट या वो करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ फिलामेंट लैम्प शुड लुक लाइक व्हाट? शुड बी अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व? बेटा 10 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर चुके हैं हम इसके. कम ऑन, चीज़ें भूलने के लिए थोड़ी सॉल्व करवा रहा हूँ मैं. नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ कर्व लाइन. फिलामेंट लैम्प इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के जो ग्राफ्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती. तो हम ये चीज़ जो है वो पहले तुम लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो पास पेपर्स की क्या? ये मेरे ख्याल में ये सवाल जो है वो 7-8 बार जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर. दिस हैज़ बिन सॉल्व एट लीस्ट 7 to 8 टाइम्स. So you have two types of graphs, all right. एक आपके पास आ जाएगा VI ग्राफ, as in potential difference and current का ग्राफ. Now potential difference and current के ग्राफ में because your gradient is the resistance, तो filament lamp का resistance क्या होता है? टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा. सही है. So your gradient is going to increase and you're going to get a curve upward. But on an IV graph, जाहिर सी बात है आपने एक्सेस उल्टे कर दिए. अब आपने एक्सेस उल्टे कर दिए हैं तो क्या होगा? इट्स गोइंग टू कर्व डाउनवर्ड्स. वन ऑफ द वीडियोस, मुझे नहीं याद है मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बट एसेंशियली फिलामेंट लैम्प जो है वो हमेशा कर्व कहाँ पर होगा? वोल्टेज की तरफ कर्व होगा. कहाँ पर कर्व होगा? वोल्टेज की तरफ. पहली डायग्राम के अंदर वोल्टेज आपका वर्टिकल है, तो वर्टिकल की तरफ जो है वो कर्व जा रहा है. सही है. दूसरी डायग्राम में आपके पास कर्व जो है वो कहाँ पर है? सॉरी, वोल्टेज जो है वो कहाँ पर है? वो हॉरिजॉन्टल पर है. तो ये कर्व कहाँ कर रहा है? हॉरिजॉन्टल की तरफ कर्व कर रहा है. सही है. सो द कर्व ऑफ अ फिलामेंट लैम्प विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस. सही है. वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अपने आप को अलाइन करेगा. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वर्टिकल है तो ये इवेंचुअली जाके वर्टिकल हो जाएगा. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हॉरिजॉन्टल है तो ये इवेंचुअली जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. बट इट्स गोइंग टू कर्व टू मैच द पोटेंशियल डिफरेंस. Does that make sense to everyone? ठीक है. So in this case अब हमें पता है कि 12 वोल्ट्स के ऊपर इसका रेटिंग है and the current over there is, so you're going to show कि वो 12 volts and 0.25 amperes पर है and then you're going to draw a curve something along these lines. आप इस तरह का एक कर्व बना देंगे. Of course the curve is going to pass through the origin. Why is it going to pass through the origin? क्योंकि जब कोई पोटेंशियल नहीं होगा तो कोई करंट भी पास नहीं करना चाहिए. राइट. It's going to go something along these lines. Straight line नहीं बनाना. The graph of a filament lamp is always a curve and the curve is aligning itself with what? कर्व अपने आप को किसके साथ अलाइन करेगा? कौन सी क्वांटिटी के साथ? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के साथ. वोल्टेज अगर हॉरिजॉन्टल है तो कर्व भी हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्टिकल है तो वो खुद भी वर्टिकल होने की कोशिश करेगा. बंद नहीं होता कंप्लीटली? अबीरा, अच्छा जी.
Question number 160. State and explain how a current voltage graph for a fixed resistor is different from the graph of a filament lamp. फिक्स रेजिस्टर जो है उसका ग्राफ किस तरह से डिफरेंट होगा. फिक्स रेजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी. सो हेंस यस, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, the gradient will not change, and if the gradient does not change, you have a straight line. Does that make sense to everyone? Straight, so we are just going to write straight line because if resistance is constant, gradient also constant. सही है जी. So it's going to be a fixed line. Why? Because if the resistance is constant, then the gradient is also supposed to be constant. Does that make sense to everyone? ठीक है जी. इसकी हम marking scheme देख लेते हैं. Curve from the origin, correct curvature, and you should have what? You should have a decreasing slope. So we've got that right. Straight line, lamp has changing temperature or changing resistance, or fixed resistor has constant temperature or constant resistance. So that's exactly what we've mentioned over here. Because if resistance is constant, then the gradient is also constant. ठीक है, तो ये चीज़ हमने mention कर दी है. Part D. 11.3 shows the position of the movable contact when the voltage across the lamp is 12 volts and the current in the lamp is 0.25 amperes. Determine the current in the 50 ohm resistor. V is equals to IR कैसे यूज करेंगे? क्या हमें V पता है across the 50 ohm resistor? Do we know V across the 50 ohm resistor? Yes. कैसे पता? नहीं बेटा, 18 वोल्ट्स तो पूरी बैटरी है. बैटरी 50 ओम्स को भी देगी, आर को भी देगी. सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है ना बेटा. अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले जब हम ऊपर वोल्ट मीटर लगा रहे थे तो मैंने आपको बताया कि भाई 50 ओम और लैंप जो है वो पैरेलल में है, और पैरेलल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है. क्या हुआ? हाँ, इम्पोर्टेंट है तो हम रुक जाते हैं. आप सुकून से जो है पहले बात कर लें. उनको कान में आप कर रही हो, आप सुकून से बात कर लो. हम लोग रुक जाते हैं पहले थोड़ी देर. उसके बाद फिर आपकी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो एक बार पूरी हो जाएगी, फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे. बेटा आप सुकून से बात कीजिए. किसने रोका आपको? हम तो यहाँ पे झक मार रहे हैं, वो आप जो बात कर रही हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा. It's a lot more important, right? Did you give the bi-monthly test? What was your score? हाँ? कितने थे? Yeah, so that's a very good score, right? Then when are you gonna get serious? Or are you planning to be serious in the first place? When? हाँ, अभी से. मतलब सुनने को मिलेगी तो काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे. That's what you kids are used to, right? जब तक कोई सुनाएगा नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा. Behaving like 2-year-old kids. Alright, so the current in the 50 ohm resistor can be easily found. Why? Because you know that the lamp's receiving 12 volts. Now if the lamp's getting 12 volts, then the 50 ohm resistor should also get how much? Should also get 12 volts, right? So R, nahi, हमें I चाहिए. So we want I should be equals to V upon R. That's going to give you 12 volts divided by 50 ohms, which should be 0.24 amperes.
कैलकुलेटर से चेक कीजिए बेटा. It's 0.24. All right. The current in R. How do we figure out the current in R? हाँ हाँ बोलो. Current is going to be the same. अच्छा, now before you say something, always remember कि आपने current का path जो है वो trace करना है. You need to start tracing the path of the current. Current कहाँ से start होगा, वो positive से या negative से start होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. So let's assume that the current, because we generally solve our circuits with the conventional current, so we are going to assume that the current starts off at the positive. A certain amount of current starts. That current has no option but to go through R. Okay? So all of that current is going to pass through R. And then it's going to reach this point right here. At this point, current क्या decide करेगा? Some of the current is going to go through the lamp, while some of the current is going to go through the 50 ohm resistor. तो लैंप के थ्रू कितना करंट जा रहा है? ऊपर लिखा हुआ है ना 0.25 एम्पेयर्स. एंड जो रेजिस्टर के थ्रू करंट गया वो कितना गया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 0.24 एम्पेयर्स. यस, तो मतलब आपका टोटल करंट कितना होना चाहिए? जब वो करंट डिवाइड होके थोड़ा इधर चला गया थोड़ा इधर चला गया तो टोटल करंट कितना था? उन दोनों का सम होगा. सो यस, सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी 0.25 प्लस 0.24 and that's going to be equals to 0.29 amperes. Is 0. Acha 49. Yes, sorry, my bad. And this right here would be 0.24 amperes. Does that make sense to everyone? Find the potential difference across R. तो R के across कितना potential difference होना चाहिए? We already know the current. The current through R is 0.49. We already know potential difference. नहीं, हमें potential difference पता है. Do we know R itself? Do we know the resistance R? नहीं, we don't. Do we know the potential difference V? जी बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो. गलत बोलने पे नहीं डांटूंगा, सीरियस ना होने पे डांटूंगा. यस. Exactly, that's awesome. So absolutely correct. अब V is equals to IR directly use करके आप कुछ भी नहीं कर सकते. Why? Because ना आपके पास V है ना आपके पास R है, तो क्या करेंगे? तो somehow you need to figure out a different method of using V is equals to IR. So essentially what you need to realize is that because it's a series circuit, if this thing right here, अगर यहाँ पे आपको जो है, if this half right here is taking away 12 volts, means बाकी 18 में से जो 12 volts चले गए तो बाकी 6 volts जो है वो इस R को मिलेंगे. सही है? So we know V across R, so that's going to be 6 volts is equals to 0.49 R, and R की value should be somewhere in the vicinity of 12 या 12.1. चेक कीजिए कैलकुलेटर से. 12.2. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है. ओके 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 ओके. सो नीचे रेजिस्टेंस है, माय बैड. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज गोइंग टू बी 6 वोल्ट्स. ठीक है, 1 मार्क का सवाल है, तो जब 1 मार्क का न्यूमेरिकल होता है यू डोंट नीड टू राइट डाउन एनी प्रोसेस, मेथड, फॉर्मूला और एनीथिंग. आप बस आंसर दे दें, दैट्स सफिशिएंट. यहाँ पर मैं 1 मार्क पे मैंने 0.25 प्लस 0.24 लिखा है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्स के नहीं है, उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा. मार्क जो है वो सिर्फ ये सही लिखने पे मिलेगा. अच्छा, क्या यहाँ पे 6 वोल्ट्स लिखने पे आंसर पूरा मार्क मिल जाएगा? यहाँ पे जो मैंने 6 वोल्ट्स लिखा है, शुड आई गेट मार्क्स फॉर दैट? आई वोंट गिव यू मार्क. मैं क्यों मार्क्स नहीं दूंगा इस पे? वाई वुडंट आई गिव यू अ मार्क ऑन दिस? हाँ, नहीं, मैं थोड़ी प्रूव कर सकता हूँ कि आपने चीटिंग की है नहीं की. बिकॉज द करेक्ट आंसर वुड बी 6.0 volts.
The correct answer will not be 6 volts. It has to be 6.0 volts. It has to be 6.0 volts. Why? आप जितनी भी वैल्यूज़ देखें, यहाँ पे 0.25 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, सही है. All the values over here 0.25 हो गया. All the values over here are correct to two significant figures. तो your answer should also be at two significant figures. जैसे देखो यहाँ पे 6 volts की जगह पे उसने 6 volts नहीं लिखा, क्या लिखा है? आगे वाला सवाल है, बट यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि अगर आप 2 volts या 6 volts लिख के आ जाएंगे, या जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप लिख के आएंगे, इवन इफ इट्स करेक्ट यू स्टिल वोंट गेट द आंसर मार्क. आंसर का 1 मार्क होता है, वर्किंग का बाकी मार्क्स होते हैं. अब यहाँ पर सवाल ही 1 मार्क का है तो आपको मार्क ही नहीं मिलेगा. सो सिग्निफिकेंट नंबर्स वाली वीडियो जो है वो जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आंसर्स का जवाब, हाउ डू यू एक्चुअली राइट द आंसर्स टू न्यूमेरिकल्स. वो नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगी, और यही गलती आप लोग बार बार करते रहेंगे. सो अब एवरी ईयर यही काम होता है कि मैं क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करता हूँ, सबको बताता हूँ, और ये बात मैं भी हर साल रिपीट करता हूँ, बट फिर वापस से यही होता है. मिड टर्म्स के अंदर पिछले साल, एवरी ईयर, नॉट ओनली पिछले साल, एवरी ईयर हर बच्चे के 10 से 12 मार्क्स जाते हैं P2 के अंदर. क्यों? किसी ने यूनिट नहीं लिखा, किसी ने सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं लिखे. 10 से 12 मार्क्स हर बच्चे के जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरी वन लूजेस मार्क्स. क्यों? आंसर ही लिखना नहीं आता. उसका रीज़न क्या है? कभी ध्यान ही नहीं दिया. तो जब मैं कुछ कह रहा हूँ, व्हेन आई एम सेइंग समथिंग, आई वांट यू टू टेक इट सीरियसली. अगर यहाँ पे आप 6 volts लिख के आ जाएंगे, नहीं मार्क्स मिलेंगे. फिर बाद में बैठ के आप रो रहे होगे कि फजूल में मार्क्स काट दिए. फजूल में मार्क्स नहीं काटे. क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज में भी आपको नहीं मिलेंगे. सो आई ऑलवेज टेल पीपल के द इंग्लिशमैन आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द रूल्स दे सेट. अगर आप वो रूल से डिविएट करोगे, दे डोंट लाइक इट. अंडरस्टूड? तो जैसे रूल्स हैं कि 2 SF के ऊपर आंसर देना है, यूनिट होना चाहिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. वैसे वो आपको मार्क्स देने के बहाने ढूंढेंगे. दे गिव यू बेनिफिट ऑफ द डाउट इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस, बट नॉट इन न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स में दे वांट SF, they want units. If they are not there, you won't get any marks, period. No questions asked, no benefit of the doubt, no nothing of any sorts. All right? And it's going to get that much more strict in your A levels. A levels के अंदर और ज़्यादा ये चीज़ें strict हो जाती हैं. तो अभी से आदत डालोगे तो A levels के अंदर बात बनेगी. So to find out the resistance, you again get R is equals to V upon I. V was 12 volts and I was 6 volts. Sorry, my bad. 6 volts and ये 0.49 था. Someone said the answer was 12.2. 12.2 volts. All right. 12.2 volts ना लिखें तो बेहतर है. अच्छा, ohms. So 12.2 ohms ना लिखें तो बेहतर है. Yes. 2 SF के ऊपर आंसर. मार्किंग स्कीम क्या कह रही है? मार्किंग स्कीम सेज, कहाँ गया सवाल, कहाँ गया मार्किंग स्कीम में? या देयर वी गो. सो 0.4, 0.24, 0.49, 6.0 volts and 12.24 ohms. All right. So again 12 ohms is the preferred one, of course. ठीक है? Does that make sense to everyone? हाँ? अरे वो ब्रैकेट्स में आगे मेंशन्ड है बेटा. ब्रैकेट्स का मतलब, हाँ हाँ, इन दिस केस यस. ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि 6 volts एक्सेप्टेबल होगा, 6.0 volts भी एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन अब एक सेट ऑफ रूल्स है, अगर आप उन रूल्स के साथ चलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि भाई आपको आंसर जो है वो 2 या 3 SF के ऊपर ही देना है. ठीक है? इसी तरह से आगे 12.24. इफ समवन राइट्स 12.24 दैट्स फाइन. द मार्किंग स्कीम सेज कि इट्स फाइन इफ समवन राइट्स 12.24, बट आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट. सही है? तो आपको आंसर जो है वो 2 या 3 SF के ऊपर ही देना है. मैं मिड टर्म्स के अंदर मार्क्स नहीं दूंगा. मार्किंग स्कीम ला के मुझे दिखा दो या जो भी गणनाएं कर लो, मैं मार्क्स नहीं दूंगा.
अगर आपका यूनिट मिसिंग है या आपका आंसर जो है वो 2 या 3 SF के ऊपर नहीं है तो डज दैट मेक सेंस? सो यू नीड टू मेक दिस अ हैबिट राइट नाउ. अभी से अगर आप लोगों की आदत होगी तो आगे जाके पेपर्स के अंदर आप लोगों की जो है वो सही से लिखने की आदत होगी. अगर अभी से आदत नहीं होगी तो बाद में भी यही गलतियां करते रहोगे. सो नाउ we should have enough time. Alright, so question 161. Figure 6.1 shows a circuit that contains a resistor connected to the power supply of 6 volts and a lamp L. Alright, the resistor has a resistance of 60 ohms. The lamp is marked 6 volts, 0.9 watts. Calculate the current in the resistor. Yes. How do we figure out the current in the resistor? V is equals to IR, or in other words current निकालना है तो I is equals to V upon R. What's V? 6 volts कैसे हो गया? 6 volts क्यों हो गया भाई? पैरेलल में. Yes. So it's going to be 6 volts. Yes. क्यों? क्योंकि 6 volts 60 ohms को भी मिलेगा and 6 volts lamp को भी मिलेगा. Why? Because lamp and the 60 ohm resistor are both in parallel with the battery. So this right here is going to be 6 divided by 60, which is equals to 0.1 amperes. Current है ना, amperes होगा, ohms नहीं होगा. Calculate the current in the power supply. तो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है. तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि लैंप को कितना करंट मिल रहा है? पैरेलल में करंट सेम थोड़ी होता है, स्प्लिट होता है. लेकिन हमें करंट लैंप का पता ही नहीं है. तो 0.1 ओम जो है वो किसके अक्रॉस है? वो 60 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस है, लेकिन लैंप के अक्रॉस तो नहीं है ना. लैंप का कैसे निकालोगे? लैंप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? वॉट्स क्या होता है? पावर का कोई फॉर्मूला है अपने पास? Do you have any formula? P is equals to VI. V है हमारे पास, P है हमारे पास, तो I नहीं है, I निकल सकता है. सही है. So calculate the power, calculate the current in the power supply. तो P is equals to what? VI. P is 0.9 ohms. नहीं, sorry, 0.9 watts. That's gonna be equals to how much? V 6 volts है into I. So that's going to be I is equals to 0.9 divided by 6, should be 0.15 amperes. ऐसा ही है. कैलकुलेट करो जल्दी बेटा. यही है. तो अब आपको इतना पता लग गया कि भाई यहाँ से करंट निकला, यहाँ पे करंट पहुँचा जंक्शन पे, एंड जंक्शन के बाद करंट क्या होगा? किसी भी जंक्शन के ऊपर करंट हमेशा क्या होता है? स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है. तो कुछ करंट जो है वो लैंप को जाएगा, कुछ करंट जो है वो रेजिस्टर को जाएगा. लैंप को कितना करंट जा रहा है? 0.15. रेजिस्टर को कितना करंट जा रहा है? 0.1 एम्पेयर्स लिखना सही है. Yes, it's going to be 0.10. All right, so 0.1 plus 0.15 is going to be how much? Yes. अच्छा, वर्किंग में एसएफ का ध्यान नहीं रखना होता, सिर्फ आंसर देते हुए एसएफ का ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो है वो सही एसएफ के ऊपर हो. वर्किंग के अंदर 0.1 लिखो, जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. डजंट मैटर व्हाट यू राइट इन वर्किंग, एज लॉन्ग एज यू गिवन द आंसर करेक्ट टू दिस, एज लॉन्ग एज योर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर करेक्ट इन द आंसर. ठीक है. A second lamp is added to the circuit shown in figure 6.1. The second lamp is in series with the 60 ohm resistor but not in series with lamp L. In the space below, draw a circuit diagram of the new circuit. The power supply, 60 ohm resistor and lamp L have been drawn for you. So it's pretty much going to be the same. Resistor के साथ series में आपका नया lamp होगा,
तो आप ये इसके साथ सीरीज में बना देंगे, बट इट्स नॉट इन सीरीज विद एल, तो इट्स गॉट टू बी समथिंग अलोंग दीज लाइंस. डज दैट मेक सेंस? एल जो है वो अभी भी अपना अलग पैरेलल के अंदर ही मौजूद है. सही है. आपने क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है द सेकंड लैंप इज इन सीरीज विद 60 ओम रेजिस्टर, तो आपने सीरीज में लगा दिया एंड यू मार्क दिस एज द सेकंड लैंप. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? क्लियर है? So then what do we do? The two lamps are identical. Explain why the second lamp is dimmer than lamp L. The calculation is not required. 1 मार्क का सवाल है. आपका वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इज 6 वोल्ट्स. जी बताइए. तो सीरीज से क्या फर्क पड़ता है? सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता भाई. रेजिस्टेंस क्या कर लेगा बेटा? हाँ, सर्किट्स याद भी है कि नहीं है बेटा? करंट डिवाइड होता है सीरीज के अंदर? नहीं. मींस जितना करंट 60 को मिलेगा उतना ही जो करंट है वो सेकंड लैंप को मिलेगा. करंट कभी कम होता ही नहीं है सर्किट के अंदर. करंट कोई ऐसी चीज थोड़ी है तो कोई रेजिस्टर जो वो उठा के खा जाएगा. सो सीरीज के अंदर क्या चीज डिवाइड होती है? पोटेंशियल डिफरेंस. ऑलराइट. So if you have a resistor in series with the lamp will not get all 6 volts. वो divide हो जाएंगे 6 volts. And because the lamp is not getting all 6 volts, it will not burn to its, or it will not light up to its correct brightness. ठीक है? Does that make sense? So you're just going to say does not get all 6 volts. You can write some potential difference is taken by the 60 ohm resistor. Again बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके. तो खैर, what are you going to write? The question says, the marking scheme says less voltage because some voltage across resistor shares voltage with resistor, less current because of effect of resistor. ठीक है? Does that make sense? Cool है.